दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की राजनीतिक जमीन और दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाली जमीन दोनों इंडिया यानी भारत ही है। लेकिन कहा जाता है कि भारत में ना तो मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं, ना ही बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। विपक्ष की पार्टियां 15% मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का प्रयास करती हैं, तो भाजपा 80% हिंदुओं को मुसलमानों का भय दिखाकर वोट लेने की कोशिश। भाजपा और उसके नेता सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उसी के नेता यह भी कहते हैं कि हर आतंकी मुसलमान क्यों होता है, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमान वोट नहीं देते, आग लगाने वालों को हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, गोली मारो सालों को। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद को तोड़ने, नागरिकता कानून, ट्रिपल तलाक पर बैन लगाने, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उछालने, जनसंख्या नियंत्रण की बात करने, गुजरात, मुजफ्फरनगर और दिल्ली दंगों में टारगेट करने, गौ हत्या, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों ने भी भाजपा और मुसलमानों के बीच की दूरी को और बढ़ाने का काम किया है। एक तरफ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का मोदी सरकार ऐसी पहली सरकार है जो केंद्र की सत्ता में तो है, लेकिन उसका एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, ना ही मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा ही है। वहीं दूसरी तरफ देश के 92% से ज़्यादा मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस हो या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी, मुसलमान उसी को वोट देते हैं जो कैंडिडेट भाजपा प्रत्याशी को हराने में सबसे सक्षम हो। क्या है मुसलमान और भाजपा के रिश्ते की असल सच्चाई? सबका साथ सबका विश्वास जीतने की बात करने वाली भाजपा अपनी स्थापना के 5 दशक बाद भी मुसलमानों का विश्वास अब तक जीत क्यों नहीं पाई है? भाजपा और मुसलमानों के बीच दूरी का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुसलमानों को जोड़ने के लिए भाजपा कौन से प्रयास कर रही है? क्या है देश में मुस्लिम वोटों का पैटर्न? भारत के राजनीति में हाशिए पर पहुंचे मुसलमानों के हाल का असल जिम्मेदार कौन है? क्या आने वाले वक्त में मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे या स्थिति ऐसे ही रहेगी? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। यह पूरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जानकारियों से भरा हुआ है। अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है और आपके मन में भी मुसलमान और भाजपा के रिश्ते पर सवाल उठता है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। भाजपा और मुसलमानों के बीच जो प्यार, बेवफाई और तकरार का रिश्ता है, उसके कई लेयर्स हैं, कई आयाम हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में तोड़कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। भाजपा मुसलमान रिश्तों के आयाम। देश के पूर्व कानून मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि देश के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। कुछ इसी तरह का बयान भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने भी दिया था। कहा था कि हर आतंकी मुसलमान क्यों होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यही बयान दिया था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में 2 टूक जवाब देते हुए कहा था कि कौन वोट देता है यह देखना भी पड़ता है। इन बयानों को देखकर, सुनकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा वाले भी मुसलमानों का वोट लेने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। आंकड़े भी कुछ इसी तरह का पैटर्न दर्शा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 303 सांसद चुनकर आए, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। 543 लोकसभा सीटों में भाजपा ने मात्र 6 मुसलमानों को टिकट दिया। 2014 में भी कुछ यही मामला था। उस समय भी एक मुसलमान भाजपा के टिकट से एमपी नहीं बना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वाले ही मुसलमानों को अपने से दूर रखते हैं। सच्चाई तो यह है कि मुसलमान भी भाजपा से दूर होने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। CSDS और लोक नीति के आंकड़ों के अनुसार साल 2014 और 2019 के चुनाव में देश के मात्र 8% मुसलमानों ने ही भाजपा को वोट दिया। हालांकि एक भी मुसलमान बीजेपी के टिकट से नहीं जीता था, लेकिन फिर भी एक मंत्री मुस्लिम कोटे से बनाया जाता रहा है।
लेकिन 7 जुलाई 2022 को मुख्तार अब्बास नकवी के रिटायर होने के बाद से अब मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन। पूरे देश में लोकसभा की सीटें 543 हैं। कुल 80 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है। 2019 के चुनाव की बात की जाए तो इन मुस्लिम बाहुल्य 80 सीटों पर 58 हिंदू प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और उनमें से 36 प्रत्याशी भाजपा के थे। इस पैटर्न को देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों ने भाजपा को जमकर वोट दिया है। जरा ठहरिए, सच्चाई तो यह है कि जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहां हिंदू वोट पोलराइज हो गया है और हिंदू वोट पोलराइज होने के सिचुएशन में फ़ायदा भाजपा को ही होता है और यही कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी भाजपा का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर होता है। वहीं मुस्लिम वोट पैटर्न की बात की जाए तो वो ना तो राज्य स्तर का होता है ना ही राष्ट्रीय स्तर का। ज़्यादातर मुस्लिम वोटर उस कैंडिडेट को वोट देते हैं जो भाजपा के प्रत्याशियों को हराने में सबसे सक्षम हो। इस वजह से भी मुस्लिम वोटों का प्रभाव बड़े स्तर पर दिखाई नहीं देता है और यही कारण है कि ना तो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है ना ही बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती है। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में अमित शाह ने मुसलमानों को टिकट न दिए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि कौन वोट देता है यह देखना भी पड़ता है। एक पार्टी के नाते चुनाव जीतना भी ज़रूरी है। मुसलमानों का भारतीय राजनीति में स्थान। पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी भारत में ही है। इस समय भारत में करीब 21 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14.2% थी। लेकिन जब बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आती है, रिप्रेजेंटेशन की आती है, तो मुसलमान हाशिए पर खड़ा नजर आता है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से अगर आइडियल सिचुएशन की बात की जाए तो लोकसभा में कम से कम 76 मुसलमान सांसद होने चाहिए, लेकिन इस समय मुस्लिम सांसदों की संख्या मात्र 27 है, जो 5% के आसपास ही होती है। 2014 के चुनाव में तो स्थिति और भी खराब थी। उस समय मुस्लिम सांसदों की संख्या मात्र 22 थी। ऐसा नहीं है कि भाजपा के वर्चस्व के दौर में ही मुस्लिम सांसदों की हिस्सेदारी घटी है। अगर हम कांग्रेस के दौर की बात करें तो साल 1952 से लेकर 1977 के बीच जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुस्लिम सांसदों की संख्या 2% से लेकर 7% के आसपास ही थी। एकमात्र 1980 का चुनाव ही ऐसा चुनाव था जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान संसद में चुनकर आए। उनकी संख्या 49 थी, जो उस समय के हिसाब से करीब 10% थी। साल गुजरने के साथ मुस्लिमों का हालात और संसद में प्रतिनिधित्व और घटता चला गया। 2014 में भाजपा पहली ऐसी पार्टी बनी जो मेजॉरिटी में तो थी, पर कोई भी मुस्लिम सांसद उसकी टिकट से चुनकर नहीं पहुंचा था। 2019 के चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर संसद नहीं पहुंचा। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करने वाली भाजपा अपनी स्थापना के 5 दशक गुजरने के बावजूद मुसलमानों का न तो भरोसा जीत पाई है न ही विश्वास, और मुसलमान भी भाजपा से जुड़ने का न तो कोशिश किए हैं न ही प्रयास। इसके पीछे कई रीज़न है, कई कारण हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, गौ हत्या, नागरिकता कानून, ट्रिपल तलाक पर बैन, बाबरी मस्जिद ढांचे का तोड़ा जाना, जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को हवा देना और गुजरात दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, दिल्ली दंगों में मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किए जाने की वजह से भी मुसलमानों का भाजपा में विश्वास नहीं बैठ पाया है। इसके अलावा समय समय पर भाजपा नेता भड़काऊ बयान भी देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हिमंता बिस्व शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। उससे पहले अनुराग ठाकुर ने गोली मारो सालों को का नारा लगाया। परवेश वर्मा ने भी कहा था कि सारे आतंकी मुसलमान क्यों होते हैं।
प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को प्रमोट करने की वजह से भी मुसलमान बीजेपी के साथ जाने से कतराते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भी मुसलमान और भाजपा के बीच दूरी का एक बड़ा कारण है। यह बात तो हर कोई जानता है कि आरएसएस की राजनीतिक शाखा भाजपा ही है। आरएसएस का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना, हिंदुओं का विकास करना, एकजुट करना, सशक्त करना। अगर ये उद्देश्य आरएसएस के हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इसी विचारधारा से प्रभावित है, उसकी राजनीति में भी इसी के भाव दिखते हैं। और ये सब वो बातें हैं जो मुसलमानों को भाजपा के करीब आने से रोकती है। मुसलमानों को जोड़ने का भाजपा का प्रयास। पिछले कुछ समय से पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व मुस्लिम एरिया में अपने रीच को बढ़ाने, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा पसमंदा आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में यह कहा था कि वोट की उम्मीद किए बिना भाजपा मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ को बढ़ाए। उन्होंने अपने नेताओं को मुस्लिम समुदाय पर किसी भी तरह के अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने को भी कहा था। चुनाव में भी भाजपा कुछ नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में इस बार उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने 365 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से 61 जीत कर भी आए। कुछ इसी तरह का प्रयोग गुजरात में भी किया गया, जहां पे निकाय चुनाव में 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। लेकिन अभी भी मामला कुछ खास ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि जिन मुस्लिमों को बीजेपी और मोदी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वही हैं जिन पर लव जिहाद का आरोप लगाया जाता है, जिन पर यूपीएससी जिहाद का आरोप लगाया जाता है, जिन्हें जबरन जय श्री राम बोलने को कहा जाता है, जिनकी लिंचिंग की जाती है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। मुसलमानों का यह कहना है कि पहले ये सब बंद हो, तब मुस्लिमों को जोड़ने की बात कही जाए। मुसलमानों के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद आज भारत के राजनीति में मुसलमान हाशिए पर हैं। मनमोहन सरकार के दौरान गठित की गई सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि देश में मुसलमानों की हालात दलितों से भी बदतर है। आज हालात यह है कि देश का मुसलमान ना तो राजनीतिक रूप से सबल है, न ही आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम, और इसका कारण है देश में मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए लीडरशिप का अभाव। आज पूरे देश में एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है जिसकी पैन इंडिया रीच हो, उसकी बात पूरे देश में सुनी जाती हो, मानी जाती हो। ना ही मुसलमानों का कोई ऐसा पार्टी ही है जिसकी पहुंच पूरे देश में हो। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ पार्टियां हैं जो मुस्लिम मुद्दों पर राजनीति करती हैं, जैसे AIMIM, लेकिन 1927 में अपने स्थापना के बावजूद हैदराबाद और महाराष्ट्र को छोड़कर उसकी पहुंच देश के बाकी हिस्सों में नहीं हो पाई है। कुछ यही हाल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी है, जो 1948 में बनी थी, लेकिन उसकी रीच केवल केरल तक ही सीमित है। साल 2006 में बनी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की भी पहुंच सिर्फ असम के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसी तरह साल 2006 में यूपी में बनी पीस पार्टी भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई है। यानी आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का देश की राजनीति में हाशिए में जाने और एक मजबूत राजनीतिक ताकत न बन पाने का बड़ा कारण मुसलमानों में मजबूत नेतृत्व का अभाव और लीडरशिप की कमी भी है। आगे की राह क्या है? समाधान क्या है? जब तक देश में 80% हिंदुओं को 15% मुसलमानों का भय दिखाकर वोट मांगा जाना बंद नहीं होगा, और जब तक मुसलमान अपनी राजनीतिक ताकत को, अपने वोट के महत्व को, अपने हित को पहचानेगा नहीं, समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। भाजपा को यह समझना होगा कि सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगा देने भर से ही सबका विश्वास हासिल नहीं होगा, बल्कि अगर उसे मुसलमानों का विश्वास हासिल करना है तो उसे अपने साथ जोड़ना है, तो प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश वर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को रोकना पड़ेगा, शांत
करना पड़ेगा। गौ हत्या, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग जैसे विषयों पर मुसलमानों को टारगेट किया जाना बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुसलमानों से जुड़ा कोई भी कानून, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे नागरिकता कानून हो, मुसलमानों को भरोसे में लेकर ही बनना चाहिए, न कि उन पर जबरन थोपा जाए। और मुसलमानों को भी भाजपा के प्रति अपनी सोच और अप्रोच में बदलाव लाना चाहिए। यह समझना चाहिए कि एक पार्टी विशेष को बायकॉट करके आप खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं।